हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड? पूछा गया है कि इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य जो कंपनी है ना, उसकी जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है उसको बैलेंस करना है, मतलब उसको प्रॉपरली वे में चलाना है। जो असेट्स है उसके जो वैल्यूज है उसको बढ़ाना है और डेप्थ को अवेलेबल कराना है, और ताकि बिजनेस अच्छे से वो कर सके। और दूसरा ये कि जो भी इंटरेस्ट मतलब जो स्टेक होल्डर है कंपनी के, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा, संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना और ऋण समाधान को, जो भी ऋण का सेटलमेंट, लोन का सेटलमेंट होना है, उसको सुव्यवस्थित करना है। तो एक्सप्लेनेशन है कि जो कॉर्पोरेट ये जो लागू होगा, मतलब ये जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, ये जो अप्लाई होगा कॉर्पोरेट पर्सन को, ठीक है, मतलब कंपनी को, पार्टनरशिप फर्म को और इंडिविजुअल्स को, जो कि इंसॉल्वेंसी, जो इंसॉल्वेंट हो गए, जिनके डेप्थ ज़्यादा हो गए, असेट्स कम हो गए, तो वहाँ उनकी प्रोसेस, जो उसके सेटलमेंट की जो प्रोसेस है उसको टाइमली कंप्लीट करना है, असेट्स की वैल्यू को बढ़ाना है, ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देना है, और हितधारकों के हितों की, जो स्टेक होल्डर है, उनके इंटरेस्ट को बैलेंस करना इसका मेन उद्देश्य है। ये एक्ट है वो किस ईयर में लाया गया? तो ये 2016 में लाया गया। तो 28 मई 2016 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और 5 अगस्त 2016 को इसको ऑफिशियल गजेट में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है, विच अथॉरिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड? तो इसमें जो अथॉरिटी बनाई गई है वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बनाई गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो अथॉरिटी है बोर्ड ऑफ इंडिया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये सारी नीतियाँ, जो भी प्रोसेस है इस कोड के अंतर्गत, ये उसको कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट है, टू होम डज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 अप्लाई? किसको लागू होता है? तो अभी हमने देखा था कि ये कंपनियों को लागू होता है, पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल्स जो है उनके, इन लोगों की, मतलब जो ऐसे जो क्रेडिटर्स, ऋण दाता है, जो ऋण करता, मतलब जो ऋण लेते उससे रिलेटेड है, उन सब पे लागू होता है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट डेटर। व्हाट इज मीन बाय कॉर्पोरेट डेटर? कॉर्पोरेट डेटर क्या होता है? तो कॉर्पोरेट डेटर क्या होगा? जो कोई कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, या कोई जो किसी अन्य व्यक्ति से ऋण ले, तो जो लेने वाला, कॉर्पोरेट डेटर मतलब जो लोन ले रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई भी कंपनी हो सकती है, एलएलपी, जो किसी अन्य व्यक्ति से ऋण ले। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट डेटर वह कॉर्पोरेट इकाई, जैसे कंपनी या एलएलपी है, जो किसी अन्य व्यक्ति से ऋण लेकर उसे चुकाने में असमर्थ हो। तो ऐसा पर्सन यहाँ कॉर्पोरेट डेटर के रूप में बोला गया है, जो डेप्थ नहीं चुका पा रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग हु इज पेड फर्स्ट एज पर प्रायोरिटी? अब जब प्रोसीडिंग चालू होती है, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, तब फिर उस प्रोसेस में सबसे पहले किसको प्रायोरिटी के तौर पे पैसा दिया जाता है? जो भी सेटलमेंट होता है ना, लोन वगैरह चुकाना, अब इंसॉल्वेंट हो गया तो जो थोड़ी बहुत भी असेट से बेच के जो पैसा आएगा, तो पहले किसका सेटलमेंट किया जाता है? तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं उनके जो वेतन बचे, जो ड्यू वेतन, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, उसका भुगतान पहले किया जाता है। तो यहाँ पे जो दिवालिया कंपनी की जो असेट्स है उसके सेटलमेंट से करने पर, मतलब पहले कर्मचारियों का वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाता है निपटारे में, सेटलमेंट में, है ना, और फिर उसके बाद वित्तीय ऋणदाताओं, फिर उसके बाद जो डेटर, फाइनेंशियल डेटर है, उनको पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होता है इसमें? तो मतलब जो न्याय करने वाली जो अथॉरिटी है इसमें, वो कौन होगी, जो डिसीजन देने वाली? तो यहाँ एनसीएलटी को ही, यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, उसी को यहाँ बनाया गया है। नेक्स्ट है मेरिटोरियम पीरियड क्या होगा? मतलब व्हाट इज द, जो ये प्रोसेस है, व्हाट डज मेरिटोरियम पीरियड मींस ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग? इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में इस पीरियड
का मतलब क्या होगा, तो सभी कानूनी कार्रवाई और वसूली प्रयासों पर रोक। मतलब फिर क्या होगा, जब ये प्रोसेसिंग चालू होगी, है ना, इंसॉल्वेंसी की प्रोसेसिंग में, तो उस वक्त कोई भी ना, मतलब कोई भी कानूनी कार्रवाई उस कंपनी पे नहीं की जाएगी, है ना, और कोई भी जो अपने पैसा वसूल करने के लिए सूट लगा रहा है या कैसे भी वसूली करने की कोशिश कर रहा है ना, तो उस सब पे रोक लगा दिया जाएगा, स्टे लगा दिया जाएगा, क्योंकि अब वो जो ये बोर्ड है वो अपने हाथ में सारा काम लेगा, शेयर्स बेचेगा और फिर सेटलमेंट करेगा, तो इसलिए यहाँ पे सब प्रोसेस रोक दी जाती है। यह वह अवधि है जिसमें किसी कंपनी के खिलाफ नई कानूनी कार्रवाई या वसूली के प्रयासों पर रोक लगा दी जाती है, ताकि समाधान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का पूरा करने के लिए अधिकतम कितने दिन निर्धारित किए गए, तो व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो ये जो पूरी प्रोसेस होगी, ये इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करने वाली जो प्रोसेस है, कितने दिन में होना चाहिए, तो 180 डेज बोला, और एक्सटेंशन के साथ ये 330 दिन हो सकती है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को 180 दिनों में पूरा करना होता है, जिसे विशेष परिस्थितियों में 330 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विथ आईबीसी। तो कौन सी बॉडी है जो आईबीसी के जो कोड है उसको फुलफिलमेंट, उसका कंप्लायंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये अथॉरिटी इसमें बनाई गई है ना, तो यही इसको सॉल्व, मतलब सारा काम समाधान जो भी प्रोसेस होगा, सेटलमेंट प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए जो भी है ना, ये इसी के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, what is the minimum default amount required for initiating the corporate insolvency resolution under IBC 2016, है ना, तो ये जो प्रक्रिया शुरू करने के लिए कम से कम डिफॉल्ट राशि कितनी होनी चाहिए, मतलब ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चालू करनी है तो उसके लिए भी मिनिमम क्राइटेरिया जो है, एक डिफॉल्ट राशि होनी चाहिए 1 करोड़। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, द मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट रिक्वायर्ड, जो डिफॉल्ट है जिसका पेमेंट नहीं हुआ है मिनिमम, फॉर इनिशिएटिंग CIRP वाज अर्लियर 1 लाख, मतलब पहले 1 लाख था, लेकिन इस बट इट वाज इंक्रीज टू 1 करोड़ थ्रू अ नोटिफिकेशन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये 2020 में इसको बढ़ा दिया गया है, 1 करोड़ कर दिया गया। नेक्स्ट है, विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजुडिकेटिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी मैटर अंडर द, तो यहाँ पे अब एडजुडिकेटिंग दो चीज बोली है, एक तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगी, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, और दूसरा ये है कि जो इस प्रोसेस को देखने के लिए जो अथॉरिटी होगी, इस एक्ट का फॉलो हो रहा है कि नहीं, इसको कंट्रोल करने के लिए जो अथॉरिटी होगी वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड होगा, है ना। और जो एडजुडिकेटिंग मतलब जो डिसीजन देने वाला होगा, अगर कोई अप्लाई करना है अपील के लिए या कोई एप्लीकेशन लगाना है ना, तो वहाँ पर एडजुडिकेटिंग जो डिसीजन देने वाली होगी वो NCLT होगी। तो सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी cases is the National Company Law Tribunal, which was established under section 408 कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट के तहत बनाई गई है, 408 के तहत कंपनीज एक्ट के वहां पे बनाया गया, हमने कंपनी लॉ में देखा ही था। तो कंपनी लॉ में NCLT पर पूरा एक चैप्टर है जिसमें सारा उसका कैसे काम करेंगे, कितने मेंबर्स होंगे, चेयरमैन कैसे अपॉइंट होगा, उसके मेंबर्स कैसे होंगे, पूरी प्रोसेस वो कैसे काम करेगी उसके बारे में दिया गया। ठीक है, हु कैन बी कंसिडर्ड अ फाइनेंशियल क्रेडिटर अंडर द IBC 2016। तो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब वित्तीय लेनदार किसको माना गया है, तो वो क्या करेगा, जो देता है ना पैसा, अ पर्सन टू हुम अ फाइनेंशियल डेप्थ इज आउट, वो व्यक्ति जिससे फाइनेंशियल डेप्थ आउट किया है, लिया गया है, वो व्यक्ति क्रेडिटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर बोला गया है जो कि लोन लेता है, मतलब कॉर्पोरेट डेटर यहाँ जनरली कंपनी, इंडिविजुअल या LLP वगैरह पार्टनरशिप फर्म होगी जो तो लोन लेगी लेकिन वो चुका नहीं पाएगी, तो कॉर्पोरेट डेटर कहा गया। और फाइनेंशियल क्रेडिटर वो जो कि लोन देगा, फाइनेंशियल डेप्थ देगा। ठीक है, तो एज पर सेक्शन 5 सब सेक्शन 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर इज एनी पर्सन टू हुम अ फाइनेंशियल डेप्थ इज ओन owed and includes a person to whom such debt has been legally assigned or transferred। ठीक है, तो इसमें ऐसा पर्सन भी इंक्लूड किया गया है
जो ऐसे डेप्थ मतलब जो है उसको लीगली असाइन कर दिया, ट्रांसफर कर दिया गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल डेप्थ, है ना। तो फाइनेंशियल वित्तीय ऋण के रूप में किसको नहीं लिया गया है, तो पेमेंट ड्यू फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, इसको नहीं लिया गया। तो मनी बोरोड अगेंस्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा फाइनेंशियल डेप्थ होगा, मतलब जो पैसा लिया है और उसके अगेंस्ट में जो हमको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, ये हमारा फाइनेंशियल डेप्थ में कवर्ड होगा। ठीक है, फिर है लीज लाइबिलिटी डीम्ड एज अ फाइनेंशियल, अगर लीज लिया है तो इसकी कोई लाइबिलिटी है तो वहाँ पे फाइनेंशियल लीज हो जाएगा। अमाउंट रेज थ्रू बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, तो जब डिबेंचर्स और बॉन्ड देते एक कंपनी इशू करती है तो ये एक तरीके से लोन ही लेने के लिए करती है ना, तो ये भी एक फाइनेंशियल डेप्थ की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर रॉ मटेरियल के सप्लाई करने के लिए कोई पेमेंट ड्यू है तो वो डेप्थ में नहीं आएगा। फाइनेंशियल डेप्थ इंक्लूड्स सेक्शन 5 सबसेक्शन 8, फाइनेंशियल डेप्थ इंक्लूड्स मनी बोरोड अगेंस्ट इंटरेस्ट, बॉन्ड्स, debentures and finance lease liability. However, payment due for supply of raw material falls under operational debt, not financial debt. ये operational debt में आएगा कि कंपनी के कामकाज करने के जो लोन होते हैं, मतलब कामकाज करने में जो डे टू डे एक्टिविटीज, जो उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड जो खर्चे होंगे वो फाइनेंस ऑपरेशनल होते हैं, और उससे रिलेटेड अगर कोई पेमेंट करना है तो ये हो जाएगा डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट मीन्स ना, तो दिवालिया प्रारंभ तिथि से क्या मतलब है, तो द डेट व्हेन एनसीएलटी एडमिट्स द इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन, तो जहाँ जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बताइए, जब वहाँ एप्लीकेशन इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन एडमिट कर ली जाती है तो उस दिन से वो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट माना जाता है। सेक्शन 5 सबसेक्शन 12 of the IBC, insolvency commencement date refers to the date on which NCLT admits an application for initiating the corporate insolvency resolution process under section 7, 9, 10, है ना। तो इस 7, 9, 10 के तहत जो ये प्रोसेस चल रही है उसके तहत वो इनिशिएट करने के लिए तो एडमिट कर ली जाती है एप्लीकेशन, तो उस दिन से ये कमेंसमेंट डेट होगा। नेक्स्ट है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपेयरिंग द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इन द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, तो ये जो प्रोसेस है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, इसमें जो मेमोरेंडम इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर करेगा वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो यहाँ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ये करेगा। As per section 5 subsection 10, the information memorandum is prepared by the resolution professional under section 29 which contains detail about the corporate debtors financial position। जो ऐसा ये जो मेमोरेंडम होगा उसमें क्या होगा, डिटेल होगी कॉर्पोरेट डेटर फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड अलाउड फॉर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, तो 180 दिन हमने पढ़ा था और जब उसको एक्सटेंड और दिन बढ़ाया जा सकता है तो टोटल एडिशनल डेज को मिला के 330 डेज हमने देखा था। The insolvency resolution process है 180 days from the insolvency commencement date, however 90 दिन तक और बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है हु कैन इनिशिएट द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, कौन कर सकता है, मतलब ये प्रोसेस के लिए अप्लाई कौन कर सकता है ना, मतलब क्योंकि एप्लीकेशन करनी पड़ेगी इस प्रोसेस के लिए कहीं ना कहीं, ठीक है, तो इसके लिए कौन कर सकता है, अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसको पैसा लेना है, ठीक है, ऑपरेशनल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब जिसने लोन दिया है, ऑपरेशनल क्रेडिटर जिनके ड्यूज बाकी है, जैसे वेजेस एम्प्लॉयज के सैलरी बाकी है और वर्कर्स के वेजेस जो बाकी वो, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, इनमें से सभी। CIRP कैन बी इनिशिएटेड बाय किसके, फाइनेंशियल क्रेडिटर अंडर सेक्शन 7 में ये करेंगे, ऑपरेशनल क्रेडिटर सेक्शन 9 और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट सेक्शन 10 के तहत अप्लाई करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गारंटर अंडर IBC, जो कॉर्पोरेट गारंटर है उसका मीनिंग क्या है, तो कॉर्पोरेट पर्सन एक्टिंग एज अ श्योरिटी इन अ
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो जो गारंटर होता है या जो होता है वो एक श्योरिटी होता है। गारंटर मतलब गारंटी दे रहा है कि सामने वाला पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंतर्गत जो श्योरिटी होता है वही कॉर्पोरेट पर्सन मतलब कॉर्पोरेट एक्टिंग एज करता है कॉर्पोरेट गारंटर के तौर पे। सेक्शन 5 सब सेक्शन 5A में कॉर्पोरेट गारंटर रिफर्स टू कॉर्पोरेट एंटिटी दैट प्रोवाइड अ गारंटी फॉर अ कॉर्पोरेट डेटर लाइबिलिटीज, जो कि इस लाइबिलिटी के लिए गारंटी देता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। हम देख चुके थे कि सॉरी